वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों, आपको याद होगा कि कल हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था और उस टॉपिक का नाम था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिटेल से बताया था आपको। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक में ज़ीरो था और एक में हम ज़ीरो लेकर आए थे। आज हमारा जो टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का आखिरी टॉपिक है, जिसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और उस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। एंगुलर मोमेंटम की जगह पे हमने जो टॉर्क पढ़ा है और इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिन्हें लैडर के न्यूमेरिकल्स कहा जाता है, सीढ़ी के न्यूमेरिकल्स कहा जाता है, हम उन न्यूमेरिकल्स को आज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये न्यूमेरिकल्स। और इन न्यूमेरिकल में डायग्राम मस्ट है। हमारी किताब में लैडर का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और वही प्रॉब्लम पेपर में सबसे ज़्यादा डिस्कस होता हुआ हमें नज़र आया है। और उस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा रद्दोबदल किया जाता है और वो रद्दोबदल होकर पेपर में आता है। तो आपको कम से कम दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक पास पेपर से रिलेटेड और एक बुक वाला। लेटर के हिसाब से ये दो सवालात बहुत हैं आपके लिए, बहुत हैं। और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। उसके अंदर उसे सिखाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स मामला सारे आपके इख्तिताम पजीर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेडर। जी, ये आपका पेज आ गया। लेटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सिलसिला। जी बच्चों, लेटर के न्यूमेरिकल्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले नोट करने पड़ेंगे और वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सादा अंदाज से लगाया जाता है। जिस तरह हमने आपको सिखाया था उस पैटर्न में नहीं अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फार्मूला होता है, वालेकुम अस्सलाम, वो होता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और वो होता है समीशन टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारे पास, ये भी सात अंदाज से लगाई जाती है। फिर तीसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास वो टॉर्क का फार्मूला है। टॉर्क का जो फार्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग में लगाना है। टॉर्क का फार्मूला होता है मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स
साइन बॉक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एंगल नहीं लिखा बल्कि बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के बनाने का रीज़न है कि इस बॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल आता है और वो एंगल जो होता है उसका ताल्लुक होता है फोर्स से। तो अभी जब डायग्राम दिखाएंगे आपको तो उस डायग्राम के हिसाब से आपको समझाएंगे कि यहाँ पे क्या एंगल आएगा और ये फॉर्मूला कैसे लगता है और मोमेंट आर्म क्या होता है और ये मोमेंट आर्म कैसे लिया जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा आपको, और वो फॉर्मूला जो है वो चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 में देखेंगे मिलेगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर, जहाँ पे ये जो एफ एस है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप इसको सिंपल फ्रिक्शन कह सकते हैं, वैसे इसका असल नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जो म्यू एस है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और जो आपको आर नज़र आ रहा है उसके बारे में हर बच्चा जानता है। आर जो होता है इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आर को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमारे। अब हम आपको लैडर के न्यूमेरिकल्स के बारे में अहम टिप्स देते हैं कि किस तरह लैडर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। पहले यहाँ तक मुझे ओके कर दें, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई है बेहतर तरीके से। अच्छा भाई, तो इस वक्त हमारे साथ क्लास में अब्दुल रहमान, अनस, हाफिज़ मोहम्मद अनस, हुज़ैफ़ा, मुआविज़ और अफनान मौजूद। सब बच्चों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम अब आपको लेटर के बारे में कुछ अहम बातें सिखाते हैं ताकि आप लेटर के टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें और सीख सकें। लेटर का जो टॉपिक है वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले यहाँ कुछ डायग्राम्स हैं जिनको अच्छी तरह से देख लें, और वो है लेटर की बेसिक डायग्राम। लेटर क्योंकि एक डायग्राम बेस्ड टॉपिक का नाम है, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल का नाम है, इसलिए उसमें हमेशा इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल के अंदर हमेशा ये ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल की जो 3 साइड हैं उनमें से ये वाली साइड होगी लेटर, दिस इज़ द वॉल एंड दिस इज़ द फ्लोर। ये हमारी डायग्राम नंबर 1 है। तो ये 3 नाम जहन में बिठा लें, लेडर, वॉल और फ्लोर। ठीक है, चलें देख लिया लेडर, वॉल, फ्लोर। अब इसके बाद दूसरी डायग्राम की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरी डायग्राम जो है वो है फोर्सेस की डायग्राम, कि अगर आप एक लेडर को दीवार के साथ लगते हैं ऐसे करके तो कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। सबसे पहले जब आप एक सीढ़ी को दीवार से लगाते हैं तो सीढ़ी के ऊपर दीवार की तरफ से एक रिएक्शन आता है ऐसे करके, हमेशा देखें। जब आप भी दीवार से टेक लगाते हैं या दीवार के सहारे खड़े होते हैं तो दीवार आप पे फोर्स लगाती है। ठीक है, वो फोर्स आप कहेंगे हमें तो कोई ऐसी फोर्स महसूस नहीं होती, तो उसका रीज़न है कि जब कोई फोर्स महसूस नहीं होती तो वो बैलेंस होती है, कि दीवार फोर्स लगाती है फिर आपकी बॉडी भी फोर्स लगाती है, या आपकी बॉडी के नीचे पाँव के नीचे जो फ्रिक्शन होती है वहाँ से फोर्स लगती है, इसलिए बैलेंस हो जाती है। और दीवार से एक फोर्स लगती है, इस फोर्स को हम कैपिटल एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इस एफ का नाम है रिएक्शन ऑफ द वॉल। और ये रिएक्शन अगर कामयाब हो जाता है तो दीवार के साथ सीढ़ी टिकी नहीं सकती, गिर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस फोर्स को कोई बैलेंस करने वाली फोर्स भी हो। तो ये फोर्स फ्लोर से लगती है, फ्लोर की तरफ से आती है, और ये फोर्स होती है फ्रिक्शन की फोर्स। इस तरह 2 फोर्सेस जो यहाँ पर आई हैं उनमें से एक का नाम है रिएक्शन ऑफ द वॉल,
ठीक है। अच्छा, पहली डायग्राम रिपीट कर देता हूँ। पहली डायग्राम में अब्दुल रहमान कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है बेटा, कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला हिस्सा लैडर के तौर पे लेना है बेटा, ये वॉल लेना है और इसको फ्लोर लेना है। ठीक है, इनके नाम आप नहीं बदलेंगे, यानी ये वाला हिस्सा हमेशा लैडर ही रहेगा। दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज द वॉल। ये एक लैडर सीढ़ी के, एक लैडर जो है दीवार के साथ लगाई गई है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ द वॉल। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो फोर्स आई है उसका नाम मैंने आपको बता दिया था, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप इसको सिंपल सा फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। अब जो लेडर है, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ऐसी बात है, हमारा वेट है, मैंने हाथ में पेन पकड़ा है, इसका वेट है, हर एक चीज़ का वेट है, वजन है। तो लेडर का वेट इसके सेंटर से नीचे आता है, सही। और ये जो वेट होता है इसकी वजह से भी लेडर जो है वो गिर सकती है। बैलेंस अगर इसे नहीं किया गया तो ये गिर जाएगी बैलेंस। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक फोर्स लगती है, ऐसे करके, लाइक दिस। ये जो फोर्स आपको नज़र आ रही है ये सरफेस की तरफ से लगती है और इसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ द सरफेस। सो डब्लू क्या है? डब्लू इज द वेट ऑफ द लेडर और आर इज द रिएक्शन ऑफ द सरफेस। आर इज द रिएक्शन ऑफ द सरफेस। सो बच्चों ये बात ध्यान में रखें कि लेडर के ऊपर दो फोर्सेस हैं। एक तो ये वाली जो फोर्स है और ये जो वेट है, ये दोनों लेडर की होती हैं, और ये आर और ये एफ एस, ये दोनों फ्लोर से लगते हैं। एफ एस जो होता है वो एफ को बैलेंस करता है, आर जो होता है डब्लू को बैलेंस करता है। अगर आपने एक सीढ़ी दीवार के साथ लगा के रखी है और सीढ़ी फिसल नहीं रही है, अपनी जगह पे कायम दायम है, तो समझ लीजिए चारों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, यानी डब्लू और आर बैलेंस हो रहे हैं, एफ और एफ एस बैलेंस हो रहे हैं, तो सीढ़ी टिकी हुई है। अगर सीढ़ी फिसल रही है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि रिएक्शन ऑफ द वॉल कामयाब है और नीचे फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई ना कोई फोर्स अपनी जगह पे डोमिनेट कर रही है। मुझे इस डायग्राम को अच्छी तरह देख लें और यहाँ पे ओके कर दें कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, जल्दी से। तो बच्चों यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, और असल में साथ में मुख्तलिफ व्हाट्सएप भी चल रहे होते हैं और सेंटर के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, उनको भी आगे पीछे देख रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी डायग्राम की तरफ। तीसरी जो डायग्राम है उसमें आपको मुख्तलिफ यहाँ पे एंगल्स दिखाए जाएंगे कि कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको इस डायग्राम के बारे में एक बात और बता दूँ कि इस डायग्राम में ये जो दो फोर्सेस हैं ये एक्स एक्सिस पे लग रही हैं, और ये जो दो फोर्सेस हैं ये वाई एक्सिस के हैं। यानी अगर मैं कहूँ बताओ एक्स एक्सिस की फोर्स कौन सी है, तो ये दो फोर्सेस आप एक्स एक्सिस की बोलोगे और वाई एक्सिस की ये दो बोलोगे। ठीक है, अब हम मजीद आगे बात करते हैं और अब आपको तीसरी डायग्राम दिखाते हैं लैडर की। तीसरी जो डायग्राम है लैडर की, इसमें हम आपको लैडर के मुख्तलिफ कोनों पर और इस डायग्राम के मुख्तलिफ कोनों पे बनने वाले एंगल्स दिखाएंगे कि कौन कौन से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो तय है कि यहाँ पे एक 90 का एंगल है। अच्छा, बाकी तमाम फोर्सेस हम यहाँ पे वही बताते हैं, ये एफ है, ये एफ एस है, ठीक है, और ये आर है, ये डब्लू है, वेट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो एंगल ये वाला 90 है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप ये बात अपने तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ जो एंगल है वो थीटा है। फर्ज कर लें यहाँ कोई एंगल है जो थीटा है, तो यही थीटा सेम यहाँ पर होगा।
हमेशा ये चीज़ें फिक्स होंगी, यानी अगर फर्ज कर लें ये एंगल है 50 तो ये भी 50 होगा, ये है 60 तो ये भी 60 होगा। ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल की वैल्यू 90 में से आपने क्या करनी है, इस थीटा को माइनस करके निकालनी है। मिसाल देता हूँ, जैसे ये 60 है तो ये भी 60 है, तो 90 माइनस 60 तो ये वाला बना 30। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 50 40, ये 40 हो गया। ये वाला जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल असल में 90 माइनस थीटा से निकलेगा। फिर यही वाला सेम एंगल इस जगह पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स आपके सामने हैं, बस यही एंगल होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। दोबारा सुन लें, 90 थीटा, यहाँ भी थीटा, और ये वाला दोनों सेम है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। यहाँ तक ओके कर दें, तीसरी डायग्राम भी समझ में आ गई है आपको। न्यूमेरिकल्स तो अभी तक हमने शुरू नहीं करे, लेकिन सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मरतबा सारी बातें क्लियर हो गई तो न्यूमेरिकल पे हमारी रफ्तार हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, यकीन माना। ये न्यूमेरिकल पे बस सिर्फ हाथ चलेगा और कैलकुलेटर बस खाली चला रहे होंगे। न्यूमेरिकल ज़रा लेंदी है लेकिन हो जल्दी जाएगा, और लेकिन उसके लिए हमारे पास ये सारी डायग्राम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं होगा डायग्राम का, फंस जाएंगे पूरी तरीके से। अब आपके सामने आखिरी डायग्राम आ रही है। अभी जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इतनी सारी डायग्राम नहीं बनेंगी, उसमें बस सिर्फ एक ही डायग्राम बनती है, उस एक डायग्राम में ये सारी चीज़ें एक साथ दिखाती जाती हैं। ठीक है, ये है हमारी आखिरी डायग्राम। जो हमारी इससे पहले वाली डायग्राम थी वो थी एंगल्स की, और अब जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लास्ट, ये डायग्राम है टॉर्क की। तो ये आपकी डायग्राम आ गई जिसके अंदर आपको एक लेडर दिखाई जा रही है। लेडर में यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ थीटा है, यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F, और ये जो एंगल है ये थीटा है। सीढ़ी का जो वेट है वो W है। यहाँ जो एंगल है वो वही 90 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ पे लग रहा है FS, यहाँ पे लग रहा है R। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ये चारों फोर्सेस आपकी वही आ गए जिनके बारे में आप जानते हैं, एंगल भी हमने बता दिया इनके बारे में। अब यहाँ पे जो नई चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं वो है सीढ़ी की लेंथ, सीढ़ी की लंबाई। यकीनन सीढ़ी की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। अब ये स्मॉल एल ले लें, कैपिटल ले लें, आपकी मर्जी, सीढ़ी की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी, तो जवाब है कि ये जो वेट होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो होगी L/2, ये लंबाई यहाँ से आता है। ये आपने लंबाई ली है जहाँ से वेट आ रहा है वहाँ से यहाँ तक। इसको आप L/2 भी ले सकते हैं, इसको 0.5L भी ले सकते हैं, क्योंकि ये असल में ऐसे लिखा हुआ है 1/2L, 1/2 को डिवाइड कर लें 0.5, तो ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको अगर टॉर्क चाहिए तो सबसे पहले यहाँ 3 पॉइंट आ रहे हैं, A, B और C। टॉर्क उसी वक्त बनता है जब होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जब तक पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं होगा टॉर्क नहीं बनेगा। यानी वो जगह जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को घुमा सकें आसानी से। ठीक है, अब दरवाजे की बात करो तो दरवाजे को कहाँ से घुमाना ज़्यादा आसान है, दरवाजे के जॉइंट से पकड़कर घुमाना आसान है, दरवाजे के हैंडल से, तो जवाब क्या होगा, दरवाजे के हैंडल से। तो आप किसको घुमाना चाहते हैं, सीढ़ी को, और सीढ़ी पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक सी आ रहा है। तो बहुत समझदारी से जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड दे रहा हूँ। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ऑफ रोटेशन बनेगा जिसके तहत सीढ़ी घूमेगी। या तो आप ए को बनाएं पॉइंट ऑफ रोटेशन, उससे सीढ़ी यूं यूं घूम सकती है, या सी को बनाएं जिससे सीढ़ी ऊपर और नीचे करके घूम सकती है पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अब आप बताएं प्रैक्टिकली, क्या दीवार पर खड़े होकर सीढ़ी को घुमाना आसान है या फर्श पे खड़े होकर सीढ़ी को घुमाना आसान है? अगर फर्श पे खड़े होकर सीढ़ी को घुमाना आसान है तो पॉइंट ए आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर सी को पॉइंट ऑफ रोटेशन के तौर पे लेंगे तो क्या दीवार से सीढ़ी को घुमाना आसान है? जल्दी से जवाब दे दें 30 सेकंड में, शाबाश। शाबाश,
3 जवाब आए हैं, और भी जवाब आने चाहिए। जिन 3 बच्चों ने जवाब दिए हैं उन तीनों ने सही जवाब दिया है, क्योंकि हम बात प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हम यहाँ कोई फैंटेसी की तो बात नहीं कर रहे, कोई ख्वाब ख्याली की है तो बात नहीं कर रहे। हम हकीकत पे मबनी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ऐसी बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली हो। तो प्रैक्टिकली क्या चीज़ पॉसिबल है, वो है पॉइंट है। फर्श पे खड़े होकर सीढ़ी को टर्न करना आसान है ना निस्बत कि दीवार पे खड़ी होकर सीढ़ी को ऊपर। तो ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या मैंने आपको क्लास के दौरान बताई थी, जिन बच्चों को याद हो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा सुन लें। पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगने वाली फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करती। पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगने वाली फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करती। तो अब पॉइंट ऑफ रोटेशन आपका आ रहा है ए, और यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सबसे पहले एफ एस, ये टॉर्क पैदा नहीं करेगा। और दूसरा यहाँ पे कौन लग रहा है, आर, तो ये दोनों टॉर्क पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क पैदा करने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए ना एफ एस आपकी मदद करेगा ना आर मदद करे। अब ये दो फोर्सेस ही टॉर्क बना सकती हैं, एक एफ बनाएगा टॉर्क और एक बनाएगा डब्लू। तो अगर एफ टॉर्क बनाएगा तो ये सीढ़ी यूं आएगी ऐसे करके, अगर एफ ने टॉर्क बनाया तो सीढ़ी यूं आएगी, मैंने उंगली को देखें, सीढ़ी यूं करके आएगी ऐसे करके। और अगर डब्लू बनाएगा तो सीढ़ी यूं करके नीचे की तरफ ऐसे गिरेगी, ठीक है। तो ये दो टॉर्क हो गए, एफ की वजह से बनने वाला टॉर्क ये है, और डब्लू की वजह से बनने वाला टॉर्क ये है, ठीक है। तो ये दो टॉर्क होंगे, कि एफ की वजह से, डब्ल्यू की वजह से। यहाँ तक यस कर दें, हाँ भाई यहाँ तक भी आपको सारी बातें डाइजेस्ट हो गई हैं, कि समझ में आ गया है कि क्या कहानी चल रही है, क्योंकि ये आखिरी डायग्राम है और इसके बाद न्यूमेरिकल है। शाबाश। देखें, एक बार ज़हन में बिठा लें, इन सारी डायग्राम पे आप यकीनन ज़रूर सोच होंगे सर कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आप डायग्राम के समझाने में। तो यकीनन इसके पीछे कोई मकसद है, और वो मकसद ये कि जब अभी मैं सवाल शुरू कराऊंगा तो उसके अंदर मैं किसी तरह का जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतनी वजह से, बट डायरेक्ट डायरेक्ट बस फटाफट स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए अभी सारा टाइम लगा। तो एक सवाल किया गया है कि भाई एफ एस और आर क्यों नहीं बनाएगा, तो इसका जवाब हाजिर है बेटा। टॉर्क उसी वक्त बनता है जब फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन पे नहीं लगती। आपने ए को पॉइंट ऑफ रोटेशन माना है, तो इसलिए वो फोर्स जो पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगेगी वो कभी टॉर्क नहीं बनाती, ठीक है। इसकी मिसाल आप किसी तरह से भी ले लें, दरवाजे की बात कर देता हूँ। दरवाजे के हैंडल पे फोर्स लगाएं, उससे थोड़ा हट हट के लगाएं, दरवाज़ा घूम जाएगा। लेकिन क्या दरवाजे के जॉइंट पर फोर्स लगाने से दरवाज़ा घूमेगा, तो जवाब है नहीं घूमेगा, क्योंकि दरवाजे के जो जॉइंट होते हैं वो पॉइंट ऑफ रोटेशन होते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब हम आपको यहाँ पे टॉर्क बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉर्क बनेगा एफ की वजह से, तो वो टॉर्क देखें ज़रा, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए और कैसे निकलना चाहिए टॉर्क। डायग्राम सामने रखता हूँ ताकि आपको दिखे। तो इस टॉर्क को मैंने नाम दे दिया टॉर्क वन, ये है पहला टॉर्क, टॉर्क वन, और ये है दूसरा टॉर्क, टॉर्क टू। ये दो टॉर्क हो गए, टॉर्क वन टॉर्क टू। तो टॉर्क वन के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, मैंने पीछे लिखवाया था, अभी आपने देखा था यहाँ पे, और वो फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा है, उल्टा लिखा हुआ है। मूवमेंट आर्म फोर्स और साइन बॉक्स, पहले मूवमेंट आर्म आएगा। मूवमेंट आर्म क्या होता है, जहाँ पे ये फोर्स लग रही है वहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक जाइए। ये देखें, ये फोर्स है, और यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ रोटेशन तक जाइए ए तक, जो फासला मिले वो ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो फासला क्या मिला, एल। तो मूवमेंट आर्म के तौर पे आ गया एल। किस फोर्स ने टॉर्क बनाया, एफ ने बनाया। फिर आएगा साइन, और फिर साइन के बाद आएगा एंगल। तो जो फोर्स के पास एंगल होगा वो आएगा, और फोर्स के पास एंगल कौन सा है, थीटा, तो ये बना साइन थीटा। ये बन गया टॉर्क वन। ये टॉर्क वन बनाया एफ ने। दोबारा सुन लें, फोर्स से लेकर यहाँ तक आएंगे मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल, फिर फोर्स, फिर साइन, और साइन के बाद साइन में आने वाला एंगल जो फोर्स के साथ है। ओके करें, क्योंकि टॉर्क टू की बारी आ रही है जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, अब्दुल रहमान कुछ आप कह रहे थे, शाह मैं आपको माइक खोल दिया। अब्दुल रहमान आपका माइक खोल दिया मैंने, आप कोई सवाल करना चाहते थे, सवाल कर लें। सर गलती से हो गया था हैंड रेस। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है।
अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉर्क की। बेटा दूसरा जो टॉर्क आ रहा है वो कौन बना रहा है? डब्लू। तो सबसे पहले क्या आएगा? मोमेंट आर्म। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें, फोर्स से पॉइंट रोटेशन, जुमला ज़हन में बैठा लें। फोर्स से, जहाँ फोर्स लग रही है, जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से पॉइंट रोटेशन, जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से पॉइंट रोटेशन। तो ये कितना आ रहा है? L/2। ये आ गया L/2। इसके बाद आएगी फोर्स, जिसने ये टॉर्क बनाया। और ये टॉर्क किसने बनाया? डब्लू, क्योंकि एक टॉर्क एफ बनाता है और एक डब्लू बनाता है। ये हर चीज़ जो भी लिखवा रहे हो ना, ये सब फिक्स है। यानी कोई भी लेटर का न्यूमेरिकल आ जाए, ये सब चीज़ें फिक्स है। टॉर्क वगैरह सब सब फिक्स है। सही, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी एल और L/2 वगैरह बदलती है। इसके बाद आएगा साइन, और साइन के बाद आएगा एंगल। तो अगर आप एंगल की बात करें, क्या एंगल लेंगे, तो डब्लू के पास जो एंगल आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। यानी साइन के साथ जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। सो दिस इज द सेकंड टॉर्क। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं? यस कर दें जल्दी से, शाबाश, ताकि हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाएं। सब बच्चे यस करते नजर आए तो हम अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। और चैप्टर 5 में हमें सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने, कुछ लिमिटेड ही न्यूमेरिकल्स करने बच्चों, जिनमें से एंगुलर मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और लैडर के सिर्फ ये वाला न्यूमेरिकल करना है। पेज नंबर है इसका 169, आप निकाल लीजिए। और क्वेश्चन नंबर है 8, और मैं एक पास पेपर का ट्राई करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, शाबाश। सवाल है, यूनिफॉर्म लेटर ऑफ लेंथ एल। एक लेटर है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह से एक जैसी है। ठीक है, बाज़ा कुछ लेटर होती हैं ऊपर से थोड़ी छोटी होती है, नीचे से ज़रा फैली हुई टाइप की है। बिल्कुल एक जैसी लेटर है, हर जगह से बराबर है। एक यूनिफॉर्म लेटर है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, इसका वेट 50 न्यूटन है। रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल, जिसको एक वर्टिकल वॉल से लगा कर रखा गया है, रेस्ट की हालत में, फिसल नहीं रही। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड इज 0.40, अगर लेडर और सरफेस यानी फर्श के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.40, ये म्यू एस को कहते हैं। फाइंड द मिनिमम एंगल सच दैट द लेडर में नॉट स्लिप। तो बताएं, लेडर को जब फर्श से लगा कर रखा गया है तो वहाँ कम से कम कितना एंगल हो कि ये लेडर जो है वो पिघले नहीं। सही है, आइए मैं आपको डायग्राम के ज़रिए क्लियर करता हूँ ज़रा। डायग्राम जाहिर सी बात है इसकी वही है, ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर है 169। आइए देखते हैं इसका डेटा, लेकिन उससे पहले आपने एक डायग्राम बनानी है, और ये डायग्राम बनानी है हमें ज़रा बड़ी सी। ये है ए, ये है बी, ये सी। डायग्राम मस्ट है इसके अंदर, याद रखिएगा। लेंथ है एल, ठीक है। यहाँ से एक फोर्स लग रही है एफ, और इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है एफ एस। सीढ़ी का वेट है डब्लू, और डब्लू को बैलेंस कर रहा है आर, और ये है L/2। यहाँ पर जो ये एंगल नज़र आ रहा है थीटा, ये है वो एंगल जो आपसे पूछ रहा है कि सीढ़ी को फर्श के साथ कितने एंगल पे रखा जाए कि सीढ़ी ना फिसले। ये एंगल है थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल भी है 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे है 90 का एंगल। बताइए, डायग्राम क्लियर हो गई? वही डायग्राम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डायग्राम एक ही होगी, डायग्राम में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ से जो चीज़ें हमने देखी हैं उनको यहाँ पे जल्दी से डेटा में लिख लेते हैं। सीढ़ी का जो वेट है वो 50 न्यूटन है। म्यू एस की वैल्यू 0.40 है। सही, इसके अलावा और कुछ खास गिवन नहीं है। एल का मतलब लेंथ ऑफ लेडर है, ये गिवन था। और कुछ बातें आपने खुद ने फ़र्ज कर ली हैं, उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें, जैसे लेट एफ इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल। बाकी सब चीज़ें फिक्स होती हैं। आप लिखना चाहें आर इज़ द रिएक्शन ऑफ सरफेस, ये सब लिखना पड़ता है। और एफ एस क्या है? इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपने मालूम करना है थीटा। ये आपका डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अच्छी तरह देख लीजिए। सब बच्चे यहाँ तक मुझे यस कर दें कि हाँ भाई यहाँ तक सब क्लियर है, सब समझ में आ गया है। अगले 5 मिनट में हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन जहाँ तक हो सका हम पहुँचा देंगे। ठीक है यहाँ तक?
तो अभी फ़िलहाल इतना ही रख लें, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थक गया हूँ, अभी इसके बाद भी कुछ क्लासेस हैं, उसके अंदर भी ज़रा कुछ कंटिन्यू करना है। और चाय की गरम गरम प्याली बिल्कुल सामने रखी हुई है, तो चाय पी के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह कराते हैं आपको कल। और एक पास पेपर का और भी न्यूमेरिकल है, वो भी इंशाल्लाह इसके साथ ही जोड़ के कराऊंगा। तो लेडर के न्यूमेरिकल ही कल चलेंगे, कल इंशाल्लाह लेडर के न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करेंगे। और आने वाली वीक में एंगुलर मोमेंटम, उसके टॉपिक्स को एंड करके न्यूमेरिकल्स करा के आपके कोर्स के मामला इख्तिताम पज़ी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ चैप्टर के MCQ सेक्शन ए को कराए हुए हैं, तो आप मुझे बता दें, मैंने आपसे बात भी की थी, तो मैं आपको वो MCQs भेज देता हूँ सैम्पल के तौर पे। जैसे कुछ MCQs आप उनको ग्रैंड टेस्ट किट में देख लें, लेकिन जिस ग्रैंड टेस्ट किट को मैं फॉलो कर रहा हूँ MCQs में, उसमें MCQs कम हैं, और जो आपके पास ग्रैंड टेस्ट किट है उसमें MCQs ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादातर रिपीटेड है, बच्चों ने मुझे बताया, तो वो ज़्यादा रिपीटेड है। जैसे मेरे पास जो ग्रैंड टेस्ट किट, ये मेरी नहीं है बल्कि मुझे सेंटर से मिली है, उसमें फ़र्ज़ कर लें किसी चैप्टर के 80 हैं, तो बच्चों ने बताया कि भाई हमारे पास 150 हैं, तो वो जो रिमेनिंग है वो सब ज़्यादातर रिपीटेड है। तो आप जब 80 मुझसे सीख लेंगे, 80 मैं आपको लगा के दे दूंगा, तो बाकी रिमेनिंग आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना कोई अलग से ज़्यादातर रिपीटेड मिलेंगे। तो मैं आपको यूट्यूब के उसके लेक्चर्स भेज दूँ, यस कर दें। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया मेरा, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, 6 कंप्लीट हो गया है, 7, 8, 9, 10 इन सब चैप्टर के MCQs हो चुके हैं, ठीक है। मैंने उसमें करा कुछ खास नहीं है, बस MCQs पे टिक करवाया है, यानी ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है, और जहाँ कोई खास वजाहत आई है वो मैंने कर दी है। तो ये सब उमर इंशाल्लाह रात में भेजना शुरू करूँगा, ठीक है। जैसे चैप्टर 9, 10 का फिलहाल भेजता हूँ, उससे पहले देख लें, अब आइडिया हो जाएगा। तो फिर ये होगा कि हमारा MCQs पे जो टाइम लगने वाला है वो भी थोड़ा सेव हो जाएगा, फिर कुछ आपके सवालात पे बात कर लेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।